न करना। क्या मुल्तान में ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो कुदरती तौर पे पैदा होते हैं और वो सारी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं? वेरी राइट, बाकी मुल्तान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। एक तो मुल्तानी मिट्टी वो जो चेहरे पे लगती है वो भी बड़ी अट्रैक्शन की बाइस होती है। फिर हमारे जितने राइटर्स आए हैं, ये सिंगर्स आए हैं, सब अब यूनिक और अपना नाम बनाया उन्होंने। तो आप कह रहे थे जैसे कि लोग अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देते हैं, गाना भी फुल टाइम है क्योंकि ये भी पूरी मौसीकी की तालीम है। अगली बात है कि 24 घंटे की रियाजत ज़रूरी है। जब तक आप वो 24 आवर्स उस म्यूज़िक में ना रहे, आप वो उस आला पाए के आर्टिस्ट नहीं, यानी आप क्लासिकी मौसीकी जब तक नहीं सीखेंगे आप वो टॉप के आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर म्यूजिक किसी ने सीखना है जी, तो उसको किसको सुनना चाहिए नौजवानों को? जी, अब आप ये देख लें कि हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो देखें जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हो रहे हैं आजकल, तो उसमें गज़लें वगैरह ही बच्चे गा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि असल म्यूज़िक तो वही है जो थोड़ा सा क्लासिकल और थोड़ा सा गज़ल को गाया जाए। हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं 2-3, वो मैडम नूजा की गज़लों को रिमिक्स किए जा रहे हैं। अपनी बना ले मैनू सब लई परैया में तारियां दे देस विचों। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। आज डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं बच्चों को और साथ वो अपने फ़न में भी महारत रखती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न में वो जीएम भी रह चुकी हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। वो हैं जी बहुत ही प्यारी राहत बानो मुल्तानीकर, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है कि आप स्पेशली मुल्तान से हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे डिस्कवर पाकिस्तान ने बुलाया, आपने बुलाया, इतनी मोहब्बत से इतने एहतराम से तो मेरा आना बनता था। जी मैडम, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी जो लिविंग लेजेंड हैं सुरैया मुल्तानीकर साहिबा, उनकी आप बेटी हैं, तो जाहिर है वो इतना बड़ा नाम है, तो आपको लगता था कि आप उनके नाम की लाज रख सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जो आप कह रहे थे जैसे कि लोग अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देते हैं, गाना भी फुल टाइम है क्योंकि ये भी पूरी मौसीकी की तालीम है। अब अम्मी ने जो मौसीकी की तालीम हासिल की, समझे वो कई डॉक्टरेट्स के बराबर है, कई PhD के बराबर, उनके उस्ताद ने उनको क्लासिकल मौसीकी की तालीम दी। मैं तो वो पक्का तो मैं नहीं सीख सकी, लेकिन एक सन्फ होती है लाइट म्यूज़िक की, अपने शौक़ से मैं उधर तक पहुंची। मैं ये नहीं समझती कि मैं अपनी अम्मी की तरह गाऊं, और मैं ख्वाहिश ज़रूर रखती हूँ, लेकिन उसके लिए वही वाली बात है कि 24 घंटे की रियाजत ज़रूरी है। जब तक आप वो 24 आवर्स उस म्यूज़िक में ना रहे, आप वो उस आला पाए के आर्टिस्ट नहीं, यानी आप क्लासिकी मौसीकी जब तक नहीं सीखेंगे आप वो टॉप के आर्टिस्ट नहीं बन सकते, और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ज़ाहिर है जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ, इतना मैं लाइट म्यूज़िक की तरफ ही अपने आप को रख सकती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि मम्मी की तरह गाती हूँ या मैं उनकी तरह गा सकती हूँ। अच्छा मैडम, एक चीज़ हमने नोट की कि आर्टिस्ट जो होता है ना, उसमें यही होता है कि मैं अगर फुल टाइम गा लूँ या मैं फिर फुल टाइम पढ़ा लूँ। आपने तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, टास्क फोर्स कमेटी का आप रुकन भी हैं जी, कल्चरल जो CM पंजाब ने बनाई, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो आर्ट्स काउंसिल का, उस पर भी मुझे, ये हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो एजुकेटेड आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे, और मैं ये समझती हूँ कि करना चाहिए। अगर आप कहीं कहीं मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आर्टिस्ट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए पर्सनल लेवल पर भी अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करती हूँ, और जहाँ तक आर्ट्स काउंसिल TV का ताल्लुक हो, वहाँ भी मैं उनके साथ साथ मौजूद रहती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है, आपकी तो वालदा माशाल्लाह बहुत सारों की फेवरेट है, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन है सिंगिंग में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि जो मेरे ख्याल में जो लोग सुर में गाते हैं और जो अच्छा गाते हैं वो सारे मेरे फेवरेट हैं, नए में भी, पुरानों में तो ज़ाहिर है जिन लेजेंड्स को सुनकर हमने गाना शुरू किया, मैडम नूर जहाँ साहिबा हैं, इकबाल बानो साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, मेरी अपनी अम्मी, उनके ये लोग वो गाने वाले हैं जिन्होंने गाना इतना सीखा, इससे भी मैं समझती हूँ ज़्यादा समंदर जितना। ये हमारे जिसे कहते हैं हमारे आइडियल्स हैं, इन्हीं की चीज़ें को हमने फॉलो किया, इन्हीं के
फुट स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तो ये सारे में। और फिर अपने जो हमारी जो उसके आर्टिस्ट हैं उनमें जो पाकिस्तान में बहुत सारे जो बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे सारे ही बहुत पसंद है। अच्छा मैडम, जब आप देखती होंगी एक तरफ आपकी वालिदा जी बहुत अच्छा बड़े बेमुरव्वत हैं, ये हुस्न वाले कहीं दिल लगाने और दूसरी तरफ मैडम नूरजहां, फिर नहीद अख्तर साहिबा, फिर इकबाल बानो साहिबा, फिर तसव्वुर खानम साहिबा, फरीदा खानम साहिबा। तो हमारे पास बहुत माशाल्लाह टैलेंट है। आप खुद देखें पाकिस्तान में आवाज़ों की क्या खूबसूरती है सबकी। हाँ जी। अच्छा, जब इन जो नाम लिए हैं इनमें से फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आपको सुनना हो तो ज़रा रैंकिंग करें कि आपको अगर ये 6 सिंगर हैं आपके सामने, सबसे पहले किसे सुनना पसंद करेंगे? देखें सब में अल्लाह ताला ने जैसे फूल है ना डिफरेंट खुशबू और रंगत और वो ये सारे ही गुलदस्ता है। तो अब अगर फिल्मी म्यूज़िक की या गज़ल की बात करें, फिल्मी म्यूज़िक की मैं करूँ तो वो हमने बचपन से मैडम नूरजहां को सुना, ठीक। उसका अगर गज़ल की गायकी में आप बहाव देखें तो मैडम फरीदा खानम साहिबा का जवाब नहीं। और अगर आप इधर से आप थोड़ी सी ठुमरी आंग में जाएँ तो इकबाल बानो साहिबा का जवाब नहीं। और जो फैज़ उन्होंने गा लिया तो सुभान अल्लाह, फिर तो किसी और ने गाया नहीं। इसी तरह नैरा नूर का सुर देख लें, महनाज मुझे बड़ी पसंद है, क्या वर्सटैलिटी थी और क्या सिविलाइज्ड वॉइस थी उनकी। नाहिद अख्तर साहबा का रेंज देखें और फिल्मी गाने देखें तो वो कमाल है हमारे। और तसव्वुर खानम साहिबा को तो देखें कितने लोगों ने दूसरे ममालिक ने भी कॉपी की उनके आइटम्स को और उन्होंने कैसा अच्छा गाया। इसी तरह हमारे पास बहुत ज़ुबैदा खानम साहिबा हैं, मतलब फिल्मी म्यूज़िक और जो इस गज़ल और लाइट म्यूज़िक की तरफ। फिर काफ़ी में आप हमारी मुल्तान से अगर आप देखें तो हमारी जो ज़ुबैदा ये ज़ाहिदा परवीन साहिबा की काफ़ी कोई नहीं गा सकता था। हुसैन बख्श ढाडी साहब थे, हमारी अम्मी जी की काफ़ी का अपना अंदाज़, पठाने खान साहब। तो जिधर जिधर आप पाकिस्तान में देखते जाएँ तो कोई सिंगर्स का यूनिक स्टाइल है जो कि आपको दूसरे ममालिक में नहीं मिलता। वो 1-2 सिंगर्स को फॉलो करते, 3 सिंगर्स को। हमारे यहाँ हर को जिसका भी हम गाना अच्छा लगता है उसको मैं याद करती हूँ, उनको गाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत प्यारे हमारे सिंगर्स। बड़ी मज़े की बात, जैसा कि आप खुद जो बंदा गाता है ना उसको बहुत सारी चीज़ों का पता भी होता है। जी। तो मैडम जब आप किसी महफिल में हो तो अचानक आपको कोई फरमाइश आ जाए तो आप किस आर्टिस्ट का गाना पसंद करेंगी? और आपको मिसाल के तौर पे एक बहुत अच्छी गैदरिंग है, सुनने वाले हैं, तो आपको एक फरमाइश आई मैडम अपने पसंद का जो भी गाना सुनाइए, तो सबसे पहला क्या सुनाएंगे आप? मैं अब ये बड़ा आपने सवाल ऐसा किया है कि इसमें देखें डिपेंड करता है कि जब आप स्टेज का गाना और है, टीवी का और है, फिल्म का और है। अगर ऑडियंस बैठी है तो फिर आप उनके मिजाज के हिसाब से चलते हैं। वहाँ मेरी ये कोशिश थी कि मैं अच्छी गज़लें सिलेक्ट करूँ। फैज़ साहब का कलाम है, कतील शिफाई साहब है, फराज साहब है। कोशिश होती कि गज़ल गाई जाए या कोई सराइकी की काफ़ी गाई जाए, तो उसमें मेरी बस ये होता है कि इकबाल बानो साहिबा की चीज़ें, फरीदा खानम साहिबा की, मैडम नूरजहां साहिबा की, अम्मी की, तो इन सारों की चीज़ें गाना मैं पसंद। अब ये टिपिकल नहीं, डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस कि वो क्या सुनेंगे और किस में आर्टिस्ट उनको खुश कर सकते हैं। अगर म्यूजिक किसी ने सीखना है तो उसको किसको सुनना चाहिए नौजवानों को? जी, अब आप ये देख लें कि हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो देखें जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हो रहे हैं आजकल, तो उसमें गज़लें वगैरह ही बच्चे गा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि असल म्यूज़िक तो वही है जो थोड़ा सा क्लासिकल और थोड़ा सा गज़ल को गाया जाए। तो और बात ये है कि बच्चों का कोई कसूर नहीं जनरेशन का, आप उनको जो म्यूज़िक देंगे, जो चीज़ दिखाएंगे, उन्होंने उस पर ही चलना है। मीडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को ओरिजिनल चीज़ें और अच्छी चीज़ें दे। अब वही बात जो आपने की है, हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं 2-3, वो मैडम नूरजहां की गज़लों को रिमिक्स किए जा रहे हैं, गा रहे हैं, उनको बच्चे वो भी सुन रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग। वो पुराने आइटम्स को रिमिक्स कर रहे हैं और लोग उनको सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि किसने गाया या क्या। तो अच्छी चीज़ सुनानी चाहिए, लोगों को अच्छी चीज़ देनी चाहिए, ताकि देखें एक मीडिया की जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी है कि हमने अपनी जनरेशन्स को कुछ ओरिजिनल भी देना है, कुछ अच्छा भी देना है। सिर्फ ये तो नहीं कि जो बहाव जा रहा है बस उसमें ही बहते जाएँ वो। अच्छा मैडम, सरकारी सतह पे देखा जाए तो आर्ट्स काउंसिल जो हैं उनमें भी आपने बहुत वर्क किया, तो आप समझती हैं कि तो आर्ट्स काउंसिल जो हैं उनके लिए परफेक्ट वो अपना काम कर रहे हैं ये हुकूमती अरकान जो है, या इसमें कुछ चेंजिंग या तब्दीली आप चाहती हैं? जी, अभी ये कि ऐसा है कि आर्ट्स काउंसिल वगैरह में क्लासेस का इजरा है, अलहमरा में भी है, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में भी है, तो उनमें इजरा भी है, मगर वो एक सतही म्यूज़िक होता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि फ़ंड्स प्रोवाइड करें कि कोई बड़े आर्टिस्ट जो सिखा सकें बच्चों को और जिनको इल्म हो मौसीकी का, उन्हें रखें, उन्हें पेमेंट्स भी करें ताकि उनके लिए अट्रैक्शन हो, उनको स्टूडेंट्स दिए जाएं ताकि वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करें।
अब एक टेम्परेरी क्लास लगा लेना कि उसमें आप भी बैठ गए सीखने में बैठ गए, अब आपका शौक सिर्फ 2 दिन का है, मेरा 10 दिन का है, फलाने का इतने का, एक मुकम्मल बैठ के वो उनसे सीखें और फिर रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए आफ्टर। ये एक दिन का काम नहीं, इसमें सालों लगते हैं। अच्छा मैडम, मुल्तान बड़ी जरखेज मिट्टी है, बिल्कुल। आप बताइएगा, आप भी क्योंकि मुल्तान से हैं, तो क्या मुल्तान में ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो कुदरती तौर पे पैदा होते हैं और वो सारी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं? वेरी राइट, वाकई मुल्तान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। एक तो मुल्तानी मिट्टी वो जो चेहरे पे लगती है वो भी बड़ी अट्रैक्शन की बाइस होती है। फिर हमारे जितने राइटर्स आए हैं, ये सिंगर्स आए हैं, सब अब यूनिक और अपना नाम बनाया उन्होंने। एक्टर्स चूँकि पहले वहाँ टेलीविज़न सेंटर्स या मीडिया इतना डेवलप नहीं था, तो लोगों ने पूरे पाकिस्तान का रुख किया, स्पेशली लाहौर का, कराची का। तो उसमें आप देखिए हमारे मुल्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं जो सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी मिट्टी माशाल्लाह ज़रखेज़ भी बड़ी है, और बुज़ुर्गों की करामात और दुआएं भी बहुत हैं वहाँ पे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। मैडम, आप बड़ी अच्छी सराइकी बोलती हैं जी माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगा कि कोई सराइकी में हमें कोई नज़म या कोई गज़ल अगर आपके हो तो वो तो ज़रा हमें। गज़ल तो इस वक्त नहीं सुना सकती मैं आपको, एक अच्छा कलाम सराइकी का सुना देते हैं। जी बिल्कुल। जीवन दे ढाई वो यार, जीवन दे ढाई वो यार, सटघत फखर वडाई वो यार, जीवन दे ढाई वो यार। अच्छा मैडम, मैं चाह रहा था कि आपकी जो वालिदा हैं जी, उनका थोड़ा सा जिक्र करें। जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत सर्व किया म्यूजिक में, बिल्कुल माशाल्लाह, और वो लिविंग लेजेंड है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उनका आज भी माशाल्लाह गाते उनको 70 साल हो गए, 70 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो मैडम, आप जब उनसे कभी घर में बैठे माँ बेटी बात कर रहे हो, आपका मूड बने कि मैं कोई क्लासिक चीज़ सुनूं, तो माँ जी से क्या फरमाइश करती हैं? वो खुद ही उनका मूड अच्छा तो सुना देती हैं, और कुछ पूछ भी लेती हूँ कभी कि अम्मी वो वाला राग आपका मुझे बड़ा पसंद है, उसका थोड़ा सा बता दें, मूड अच्छा हो, क्योंकि वो आर्टिस्ट भी हैं और उनका मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अक्सर कर लेती हैं उनसे, मैं कभी कोई गज़ल सीधी करवाने की कोशिश करती हूँ, उनकी कोई गा रही हूँ ना तो मैं कहती हूँ इसको मुझे ज़रा ठीक करा लें, और कभी कोई काफ़ियों की, काफ़ी तो माशाल्लाह उनका वो है, वो उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को बहुत गाया और बहुत अच्छा गाया, तो उनसे वो मैं कह देती हूँ। अच्छा मैडम, पीलू पक्कियाँ जो है वो ज़रा थोड़ा गुनगुनाइए। ज़रूर जी ज़रूर। आ चुनो रल यार, पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ नी वे, आ चुनो रल यार, पीलो पक्कियाँ वे पक्कियाँ नी वे, आ चुनो रल यार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैंने अक्सर देखा कि जब भी कोई आर्टिस्ट कामयाब हो जाता है, फेमस हो जाता है और उसका काम चल पड़ता है, तो उसकी डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप किसको तरजीह देती हैं जब आप माशाल्लाह अब कोई आपको बुलाता है, तो पैसा सामने ज़हन में रखती हैं या वो महफिल को ज़हन में रखती हैं जहाँ पे आपने परफॉर्म करना? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे को सामने नहीं रखा, क्योंकि कभी ऐसे हमारे पास शोज़ आ जाते हैं जो भंगड़ा बेस्ड या शादियों वादियों के, और वो बहुत आपको देना चाह रहे होते, पे करना चाहे हाईली पेड होते हैं, तो आई नेवर प्रेफर मनी। मैं क्राउड और अच्छा सुनने वाला हो, और एक ऐसी चीज़ जो मैं लोगों को कोई अच्छी बात दे सकूँ, मेरी ये कोशिश होती है। और मेरा अब ये नहीं कि सामने आप लोग मुझसे जो चाहें मुझे वो वाले गाने गवा लें, नो आई डोंट डू दैट। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छा क्राउड सुनने वाला हो, जिसमें मैं कोई अपने ट्रेडिशंस जो हमारे विरसे हैं उनको मैं प्रमोट कर सकूं। मैडम नूरजहां, आपने अभी उनका एक गीत भी तैयार किया है, जी। तो मैं चाहूँगा अगर वो गुनगुनाएं आप, क्योंकि उनके भी बहुत सारे फैन हैं, बहुत, आपके भी बहुत सारे फैन हैं। थैंक यू, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। तारियां दे देस विचों तेरे पीछे आई मैं, अपनी बना ले मैनू सब लई परैया मैं, तारियां
विचों मैं तेनू ले जाना दुनिया चों कढ के पीछे पीछे आ जा मेरे सारा जग छड़ के सारा जग छड़ के पामी ना जुदाई हुण दुखां दी सतैया मैं अपनी बना ले मैनू सब लई परैया मैं तारियां दे देस विचों। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, यकीन करें थैंक यू। इतना मजेदार ये गीत है ना मैडम का, बहुत प्यारा गाना है, इतना सॉफ्ट और इतना लवली मेलोडी, क्या खूबसूरत मेलोडी, ताफुस आपका म्यूजिक है इसमें और बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा मैडम, मैं चाहता हूँ कि अब इसी तरह एक अंतरास्थाई बड़े ऑफ कोर्स वो तो देखने वाले सब फरमाइश करते हैं, ये ज़रूर जी ज़रूर। अच्छा ये गज़ल मैं बताना ये चाहूँगी कि जब फिल्म में ली गई 61 में अम्मी ने इसको गॉर्डन कॉलेज में गाया, ये किसी अम्मी के उस्ताद के ने सिखाई थी उनको और इसके बोल और थे। फिर जब फिल्म में ली गई तो कॉपीराइट्स की वजह से इसके मसरूर अनवर साहब से लिखवाया गया और ये फिर इतना पॉपुलर हुआ, उसी वक्त पॉपुलर हो गया, तब रेडियो पे 61 में गाया एंड 64 में ये बदनाम फिल्म में आया जी। मोहब्बत की झूठी अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं। हंसी आती है अपनी बर्बादियों पर, न यूं प्यार से दे कि बंदा परवर, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, इन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, इन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 65 साल हो गए हैं इस गाने को और इट्स स्टिल पॉपुलर। मैं जिस फंक्शन में गाऊँ लोग दो दो फरमाइश करते हैं इसकी। अच्छा ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी जो म्यूज़िक है, मैं समझता हूँ कि 60, 70 और 80 की दहाई और 90 की दहाई भी इवन परफेक्ट म्यूजिक, बहुत ही शानदार और जानदार म्यूजिक, बहुत कमाल। लेकिन पिछले कुछ 20, 25, 30 सालों से हमारा जो म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक है वो भी जवाल का शिकार है और वैसे भी अब उस तरह का म्यूजिक बन नहीं रहा कि जो कि लोगों की तवज्जो हासिल करे। जी, लेकिन देखिए इसकी क्या वजह है? प्राइवेट में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि जब फिल्मों का जवाल हुआ या टेलीविज़न सेंटर्स ने या रेडियो ने म्यूज़िक बनाना बंद किया तब उसका जवाल शुरू हुआ है ना, तो फिर लोगों ने हर बंदा आर्टिस्ट फिर बन गया और उसमें प्राइवेट में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अगर फिल्में फिर से रूज पे जाएँ तो वो काम होगा, अगर टेलीविजन्स भी फिर से स्टार्ट कर दें म्यूज़िक को बनाना तो फिर भी अच्छा काम। रेडियो भी अब देखें वो इदारे थे जो आवाज़ को प्रमोट करते थे, उन्होंने अपने काम बहुत काम कर दिए, ख़त्म नहीं कर दिया, जिसकी वजह से गली गली में आर्टिस्ट पैदा हो गया और आर्टिस्ट नहीं है वो सिंगर खाम खा पैदा हो गया। जैसे आपने कहा बहुत ऐसे लोग हर शोबे में लोग पैदा हो गए, तो ज़वाल पजीर हुआ। इसको बचाने के लिए प्राइवेट लोग आ गए, प्राइवेट चैनल्स आ गए, वो अच्छा काम करें, वो भी तो पॉपुलर हैं। अब दोबारा से इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, एक ज़रा सोशल, क्योंकि आप एक औरत भी हैं, क्योंकि प्रोफेशनल आप वीमेन हैं,
तो ये मुझे बताइएगा कि जो महंगाई है उसका घर के किचन पे कितना बुरा असर पड़ा है? वो तो बहुत पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं और ख़ानदान में फ़र्द ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल हो गया एक आम बंदे के लिए एक सिंगल इनकम के साथ। एक बंदा कमा रहा है और आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेंड्स पता नहीं कब चेंज होंगे। अरब ममालिक में भी पुराने ज़माने में भी नबियों के दौरों में भी औरतें सब काम भी करती थी, बिज़नेस वुमेन भी थी। हमारे यहाँ मर्द औरत को निकलने नहीं देता, फिर उस मर्द की डेथ हो जाती तो वो बेचारी औरतें सड़कों पे आ जाती। मैं समझती हूँ कि औरत को प्रोफेशनल होना, घर बैठे ही काम करे। लोग गोटा किनारी लगाते हैं, सिलाई कढ़ाई करते हैं। औरत को मनी अर्नर्स होना चाहिए, अचार बनाते, खाने बना के घर से भी काम किया जा सकता है, पर्दे में भी रह के जॉब की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। एक बंदा कितने लोगों का बोझ उठाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनकम के ज़राए बढ़ने चाहिए। और महंगाई ने तो कोई हाल ही नहीं छोड़ा। एक बंदा जो जिसकी ज़्यादा फैमिली है वो नहीं सर्वाइव कर सकता इस वक्त। अच्छा मैडम, एक पब्लिक मैसेज हो जाए। मैं मशवरा तो नहीं दे सकती क्योंकि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो माशाल्लाह खुद बहुत समझदार हैं और गवर्नमेंट्स चलाते रहे हैं, लेकिन अवाम जहाँ गुर्बत की सतह से नीचे जा रही है उसका बड़ा दुख होता है। उसके लिए कुछ ना कुछ मैं उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट उसके लिए ज़रूर कुछ करेगी। खाने में रिलीफ हो, हेल्थ में हो और एजुकेशन में होनी चाहिए। देखिए कि दूर दूर तक अब गवर्नमेंट के नए स्कूल्स नहीं खुल रहे, तो वो खुलने चाहिए क्योंकि हमसे आज से 30-40 साल पहले भी लोग गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही पढ़ के इतने बड़े अफसर भी बने और दुनिया को उन्होंने फतह किया है। साइंसदान भी वहीं से आए, सब आए वहाँ से। तो जितना गवर्नमेंट एजुकेशन देगी उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। डेफिनेटली लोगों को काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोग खुद कुछ क्रिएट करेंगे। ये दो तीन चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड गवर्नेंस होना, तरबियत लोगों की करना और गवर्नमेंट स्कूल्स में तरबियत देना और ये हुनर की तालीम देना। देखिए हुनर मत कोई नहीं, इस वक्त अगर कोई MA BA भी कर रहा है तो मार्केट में आके उनके पास जॉब्स नहीं है। पहले ये होता था कि हर बंदा हुनर सीखता था, प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, कुर्सियाँ बुनना, कालीन बानी, इतने हमारे काम है, फैक्ट्रीज में लोग जाते थे। तो जितना ये होगा उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। आई थिंक प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उस पर इंशाल्लाह ताला मज़ीद तवज्जो दे भी रही है और देगी भी। लास्ट में मैडम एक जैसा कि आपको पता है कि हम जो बजट है वो ज़्यादातर अब आने वाला है जी, तालीम और सेहत पे बहुत कम बजट होता है। ठीक है, पाकिस्तान में ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ये दो चीज़ें बहुत हैं। मैं ये समझती हूँ कि खुराक असल फराहम की जाए लोगों को और दूध असल आ जाए हमारे पास, तो हॉस्पिटल्स में जाना बहुत कम हो जाएगा। एक बात है। सेकेंडली गवर्नमेंट इस पर देखे कि नकल जो दवाई बन रही है, नकल जो खुराकें बन रही है, डब्बे के दूध वो जो हैं, अगर ये चीज़ें कम हों और हम दोबारा ओरिजिनलिटी की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स कम हों तो हमारे लिए और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं, कम हो जाएंगी, मतलब कम रहेगी। तो एक ये हो गया। लेकिन तालीम देखें ना, कुरान पाक की पहली आयत इकरा पे आई कि पढ़, और मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। अगर हम औरत की तालीम मर्द की तालीम दोनों पे करें तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हुई लेकिन अभी बहुत सारी रह भी गई, वक्त की कमी है ना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट राहत बानो मुल्तानी का, जिनसे हमने बहुत ही खूबसूरत बातें की। यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और हम इनको एक बार फिर ज़हमत देंगे। जो मज़ीद बातें हम करना चाहते हैं वो भी करेंगे। वक्त की कमी के बाइस आज इतना ही हम उन्हें टाइम दे सकें या वो हमें दे सकें, एक ही बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मैडम आपका। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।